नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा में फिर से तेजी आई है और इस बीच प्रदेश के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर भी जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी जारी की। ऐसे में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि यात्रा करने से पहले सभी तीर्थयात्री अपनी पूरी तैयारी कर लें। उन्होंने कहा कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम में बदलाव होता है और ऐसे में तीर्थयात्री हिमालयी क्षेत्र के मौसम के हिसाब से ही अपनी तैयारी के साथ आगे की यात्रा करें। इसके अलावा अपने खाने पीने और ठहरने की भी पहले से ही पूरी व्यवस्था कर ले। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने ये भी कहा कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस की ओर से जो दिशा निर्देश जारी होता है उस पर भी सभी तीर्थयात्री अमल करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिनों की बारिश के चलते बद्रीनाथ मार्ग, अल्मोड़ा, चंपावत में कई मार्ग जो है वो बाधित हुए हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि बुधवार शाम तक 54 सड़कें बंद थी, जिन्हें आवागमन के लिए सुचारू करने का प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई स्थानों में बारिश हो रही है। उन्होंने आगे बताया कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक की थी और अधिकारियों को बंद सड़कों को खोलने के निर्देश दिए थे। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि 14 सितंबर को आपदा प्रबंधन की जो समीक्षा हुई थी उसमें 480 मार्ग अवरुद्ध थे और 430 मार्गों को पूरी तरह से आवागमन के लिए खोल दिया गया है। वर्तमान में जो मानसून का असर है वो काफ़ी कम हो चुका है। बीच बीच में कभी कभी वर्षा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु तीर्थयात्री हैं वो बड़ी संख्या में हमारे धामों पे पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में लगभग प्रतिदिन 9-10 हज़ार यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार से 6-7-8 हज़ार तक श्रद्धालु तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। और आप जानते हैं कि विगत दिनों में केदारनाथ जो यात्रा मार्ग है, पैदल मार्ग है, मोटर मार्ग है, वो भारी वर्षा के कारण बाधित भी हुआ था और कई स्थानों पर पूरी तरीके से वॉश आउट भी हुआ था। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से जो भी पुनर्निर्माण के पुनर्स्थापना के कार्य थे वो बहुत तेजी के साथ में संपादित किए गए। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर राजधानी देहरादून में सड़कों के खस्ताहाल के साथ ही पिछले लंबे समय से चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों में हुई धांधली की जांच की मांग की है। वहीं इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो कि 5 साल पहले शुरू किया गया था, पूर्व जिलाधिकारी और स्मार्ट सिटी की सीओ द्वारा कार्य जो है यानी कि कार्य पूर्ण होने के साथ ही भविष्य में कोई कार्य ना होने की बात कही गई थी। इसके बाद भी देहरादून कैसे स्मार्ट बनाने की योजना बनाई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, जिसकी जांच होनी जरूरी है। तो कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष की एक नई पहल की गई है उनके द्वारा, जहां स्मार्ट सिटी के कार्यों में धांधली की जांच की उन्होंने मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। कल से लगातार बरसात हो रही है। बरसात की तीव्रता थोड़ी कम है, लेकिन बरसात लगातार जारी है और उसके कारण कुछ सड़कें हमारी बंद हुई हैं। आज की बात करें तो आज हमारा चारधाम यात्रा मार्ग पे बद्रीनाथ यात्रा मार्ग बाधित है और अल्मोड़ा में कौरव के पास मार्ग बाधित है, चंपावत में कई जगह मार्ग बाधित है और कई रास्ते बंद हुए हैं, जिसको खोलने की कार्रवाई चल रही है। 14 तारीख में जानते हैं आप लगभग 481 सड़कें बंद थी, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 430 से ज़्यादा सड़कों को खोल दिया अब तक। और जो सड़कें बंद हैं, कल की फिगर थी करीब 54 सड़कें बंद थी, जिनको खोलने की कार्रवाई चल रही है।
नई टिहरी में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर आज कई कर्मचारी संगठनों ने श्रीदेव सुमन पार्क से जिला मुख्यालय तक आक्रोश रैली निकालकर केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जिला प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा। मामले पर कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह आक्रोश रैली सरकार के खिलाफ है। अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो उनके आगे की रणनीति प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर तय की जाएगी। तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आक्रोश रैली निकाली गई, जहां कर्मचारियों ने आक्रोश रैली निकाली है। कर्मचारियों की सरकार के खिलाफ ये आक्रोश रैली निकाली गई और साथ ही साथ कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा। ये पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे पुरानी पेंशन बहाली के आच्छादित जनपद हैं या राज्य हैं, उनमें समस्त जनपदों में जो है जिला मुख्यालयों में जो आज आक्रोश मार्च है। और हम आपके चैनल के माध्यम से जो है भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि अभी भी हम जो है कभी हार मानने वाले में नहीं हैं। जब तक हमें आपने हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तब तक हम हार मानने वाले नहीं हैं। मार्च है ये पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे पुरानी पेंशन बहाली के आच्छादित जनपद हैं या राज्य हैं, उनमें समस्त जनपदों में जो है जिला मुख्यालयों में जो आज आक्रोश मार्च है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद प्रदेश के मंत्री अब विभिन्न जिलों के दौरे पर जा रहे हैं, जहां स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसी कड़ी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रुद्रप्रयाग दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी कई क्षेत्रों में आयोजित होने वाले बहुउद्देश्यीय शिविर में शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सबसे पहले रुद्रप्रयाग के कंडारा और अगस्त्यमुनि में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। शुक्रवार को मानसून और कोटमा में और शनिवार को अलवारा में आयोजित बहुउद्देश्यीय शिविर में प्रतिभाग करेंगे। साथ ही दोपहर 2 बजे राजकीय इंटर कॉलेज गुप्तकाशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी देहरादून वापस आएंगे। तो देखिए, 3 दिनों के रुद्रप्रयाग दौरे पर गणेश जोशी जो हैं वो रहने वाले हैं। शिविर सम्मेलन में शामिल होंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे इस दौरान और साथ ही साथ सीएम धामी के निर्देश के बाद मंत्रियों का जिलों का दौरा भी करेंगे। देखिए, केदारनाथ सीट पर चुनाव होना और जब ये भी चुनाव की तिथि घोषित हो सकती है और पार्टी ने जिन पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी वहाँ लगाई है, मैं भी उसमें से एक हूँ। अभी मैं पूर्व में भी 3 दिन का दौरा करके आया था और आज फिर 3 दिन के दौरे के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ। वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं से मिलकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। मसूरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर मसूरी लंढौर बाजार स्थित मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित पंडित दीनदयाल पार्क का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोकार्पण किया। वहीं पंडित दीनदयाल की मूर्ति का अनावरण भी किया है। इस मौके पर लंढौर विकास समिति द्वारा लंढौर बाजार को मसूरी की विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का आग्रह किया गया। उन्होंने कहा कि लंढौर बाजार मसूरी का सबसे पुराना बाजार है, लेकिन वर्तमान में लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहा है, जिस वजह से लंढौर बाजार से लगातार लोग पलायन कर रहे हैं। वहीं मसूरी लंढौर बाजार में स्थित सर्वे ऑफ इंडिया की कई एकड़ जमीन खाली पड़ी है, जिसका उपयोग लंढौर बाजार को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने में लगाया जा सकता है। वह लंढौर बाजार के नॉर्थ रोड में नगर पालिका परिषद मसूरी की कई एकड़ जमीन जो है वो खाली पड़ी है, जिस पर पार्किंग निर्माण करने का आग्रह किया गया। महान चिंतक, महान विचारक
अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, महान राजनीतिज्ञ दीनदयाल उपाध्याय जी की 108वीं जयंती है। इस अवसर पर हमने यहाँ पर आज एक दीनदयाल जी की मूर्ति का लोकार्पण व पार्क का लोकार्पण यहाँ पर किया है। यहाँ पर आकर जो लोग आए उनको नमन करें, उनसे प्रेरणा लें कि उन्हीं की प्रेरणा से आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, क्योंकि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए। श्रीनगर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान एनएसयूआई ने आर्यन ग्रुप के कुछ लोगों पर मारपीट और अभद्रता करने का आरोप लगाया। मामले पर जानकारी देते हुए एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष राजेश भंडारी ने बताया कि हेमंत नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में बुधवार को एनएसयूआई की ओर से महासचिव पद पर प्रत्याशी भूमिका जोशी की नामांकन प्रक्रिया के समय आर्यन ग्रुप के कुछ लोगों द्वारा वर्तमान सचिव आंचल राणा, उनके भाई और साथ में पहुंचे एक छात्रा के साथ मारपीट और अभद्रता जैसी घटना हुई है। मामले में बुधवार शाम को एनएसयूआई के साथ युवा कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह से मुलाकात की और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। तो सबसे बड़ी ये हमारे पूरे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसी सरकार हमारे प्रदेश में बैठी हुई है जो महिला विरोधी है। आप तमाम, मैं पिछले 2 साल से ये देख रहा हूँ कि महिलाओं में अत्याचार की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, और ऐसे में हमारी सिटिंग जो हमारी पदाधिकारी हैं, छात्र संघ की महासचिव है, उनके साथ ऐसा प्रकरण होना ये बहुत दुख की बात है हमारे लिए। देखिए, मौका वारदात पे वहाँ पर जो पुलिस थी उन्होंने हमारे छात्र नेताओं के साथ मारपीट की, उनके साथ अभद्रता की है। और जब हमारे छात्र नेता वहाँ पर जो अपनी एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट करवाने गए तो उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। इस वजह से मजबूरन हमें एसएसपी साहब को एक ज्ञापन यहाँ से सौंपना पड़ा और एफआईआर के लिए उन्हें बोलना पड़ा। आज गढ़वाल विश्वविद्यालय जो श्रीनगर है वहाँ पे नामांकन की लास्ट तिथि थी और हमारी जो प्रत्याशी थी उसका नामांकन करवाने मैं और प्रत्याशी आगे थे। जितनी देर हम लोग वहाँ पे नामांकन करवा रहे थे, हम पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ पे मेरे भाई पे कुछ बच्चे संगठन के उसके साथ मारपीट कर रहे थे और वहीं पे पुलिस वाले भी थे। जब तक मैं पीछे जाती हूँ और मेरे साथ ये लड़की है, ये वहाँ पे फीस सबमिट कराने आगे जाती है, इतने में वहाँ पे मारपीट भी हो जाती है। और जब तक ये स्लिप लेके आती है, इससे स्लिप छीना छानी की जाती है। स्लिप जब मैं अपने पास छुपाती हूँ तो मेरे साथ भी पूरी छीना झपटी होती है, पूरी तरीके से मारा भी जाता है और जमीन में लिटा के मारा है मुझे तो। और सेम इस लड़की के साथ भी करा और सिर्फ ये रीजन था कि हमारा नामांकन ना हो। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कहना था कि हमारा नामांकन नहीं होना चाहिए। 12 बजे से पहले एफआईआर दर्ज करेंगे, अब देखते हैं क्या करते हैं। फिर वो शुरुआत उन्होंने मुझी से करी थी, जब कॉलेज में मारपीट या हाथापाई हुई थी तो छेड़छाड़ उन्होंने मुझी से शुरू करी थी। मेरे कपड़े खींच के मुझे ले गए, मुझे नाखून से नोचा है पूरा, मेरे हाथ से मेरा सामान वगैरह छीन रहे थे। उसके बाद मेरे साथ जो लड़का था उसे भी कोने में लेके मार रहे थे बिना मतलब। और उनका अभी भी प्लान था कि हम इनके साथ ये सब करेंगे और वो कर चुके थे। वो हमें पहले भी चेतावनी दे चुके थे कि तुम्हें रुलाएंगे। वो उसके बावजूद भी उन्होंने हमें चेतावनी पहले भी दे चुके थे, उसके बावजूद भी हम अंदर थे, उन्होंने वही चीज़ें की और हमें रुलाया है और हमारे साथ बदतमीज़ी करी है। मेरे साथ 2 लड़कों ने किया है, एक तो संजू बिस्तर और एक राम। देखिए, जो भी नॉमिनेशन सेंटर की जो प्रक्रिया होती है, जो उसका अंदर की जो प्रक्रिया होती है, वो यूनिवर्सिटी का मैंडेट होता है और यूनिवर्सिटी ने जो भी सिक्योरिटी इंतजाम उनको करवाने होते हैं वो उनके द्वारा करवाए जाने चाहिए थे। अगर इसमें कोई कमी है तो हम यूनिवर्सिटी का भी इसमें क्या उनका रोल है वो हम लोग चेक करेंगे। और जहाँ तक महिला पुलिसकर्मी और हमारी अन्य पुलिसकर्मी की नियुक्ति थी वो हमारे द्वारा करवाई गई थी। और चूंकि ये घटना एकदम एक्सीडेंटली हुई है और एकदम बिना किसी समय हमें नॉलेज में आते हुए हुई है, तो क्योंकि ये बहुत इंस्टेंट इस प्रकार की घटनाएं होती हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर को अपराध मुक्त बनाने को लेकर एसएसपी मणिकांत मिश्रा की ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो जारी है। मुठभेड़ में एक बदमाश की गिरफ्तारी के 12 घंटे बाद मुठभेड़ में फरार चल रहे बदमाश को फिर पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। इस दौरान पुलिस और बदमाश के बीच कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें बदमाश को गोली लगी है। बदमाश की शिनाख्त साजिश के रूप में हुई है और आपको ये भी बताते चले कि इस बदमाश का नाम जो है वो साजिद है, जो टांडा बदली जिला रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। मिली जानकारी के मुताबिक जसपुर क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच बुधवार को हुई मुठभेड़ में फरार चल रहे बदमाश साजिद और उसके एक साथी के कुंडा क्षेत्र में रहने की जानकारी मुखबिर द्वारा एसएसपी मणिकांत मिश्रा को मिली, जिस पर एसएसपी ने एक टीम का गठन कर बदमाशों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए, जिस पर पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान साजिद और एक व्यक्ति मोटरसाइकिल में भागते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग जो है वो शुरू कर दी है, जिसमें साजिद को गोली लग गई है, जबकि दूसरा व्यक्ति फरार हो गया है। घायल साजिद को प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। बदमाश साजिद के पास पुलिस ने एक 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस समेत लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी मणिकांत मिश्रा मौके पर पहुंचे। कल रात एक व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। उस अभियुक्त की पहचान साजिद के रूप में की गई और उसके बारे में यह जानकारी प्राप्त हुई कि वह कुंडा थाना क्षेत्र के किसी गांव में रुका हुआ है और मिस्रवाला से बेगवाला के रास्ते में ये होते हुए वह उत्तर प्रदेश की तरफ भागने में उस विषय पर उस रास्ते में चेकिंग के लिए पुलिस लगाई गई और चेकिंग के दौरान ये पाया गया कि एक साजिद नाम का व्यक्ति अपने एक और साथी के साथ मोटरसाइकिल से उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में है। पुलिस के द्वारा इसे रोकने का प्रयास किया गया या नहीं होगा और इसने पुलिस पर फायर कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बारिश के मौसम के बाद अब हरिद्वार में डेंगू का खतरा जो है वो बढ़ने लगा है। अब तक 6 डेंगू के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 3 रुड़की, 2 शिवालिक नगर और एक भूप्त वाला हरिद्वार से है, जिसको लेकर जिलाधिकारी हरिद्वार कमेंद्र सिंह ने तैयारी पूरी कर ली है। नगर निगम के आला अधिकारियों द्वारा लगातार डेंगू से लड़ने के उपाय के साथ साथ क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सैनी ने कहा कि नगर निगम हरिद्वार डेंगू के रोकथाम में नाकाम साबित हो रहा है। इसको लेकर उनकी तरफ से भी डेंगू से लड़ने का उपाय शुरू कर दिया गया है। एक फॉगिंग मशीन सभी वार्डों में फॉगिंग करेगी। इसके साथ ही उन्होंने एक नंबर भी जारी किया है, जिससे जब भी लोग चाहे अपने क्षेत्र में फोन कर सकेंगे। वहीं महानगर आयुक्त ने डेंगू से लड़ने और जागरूक करने की बात कही। वो एकदम से फैलता है और फिर कंट्रोल नहीं होता। फिर हमारे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, अधिकांश जो हमारे गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, ये इसकी चपेट में आते हैं, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था नहीं होती। तो फिर हॉस्पिटल में भी उनको प्रॉपर उपचार नहीं मिलता। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पिछले वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हम आम आदमी पार्टी की जो काम की राजनीति है उसको चरितार्थ करते हुए अपने प्रत्येक वार्ड में जो है डेंगू की दवा का छिड़काव फॉगिंग मशीन के द्वारा करवा रहे हैं। इसमें नंबर भी लिखा हुआ है, यदि कोई हमारे पे इसमें नंबर पे फ़ोन करता है तो उस क्षेत्र में भी दवा का छिड़काव किया जाएगा। और किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और इस तरीके से भी यदि हमारी जानकारी में आता है कि कहीं डेंगू फैल रहा है तो उस क्षेत्र में भी फॉगिंग मशीन से दवा का छिड़काव किया जाएगा। तो देखिए, लगातार यहाँ पर प्रशासन के द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए यहाँ पर लगातार प्रयास किए जा रहे और साथ ही साथ सारे जो ज़िले में फॉगिंग की जा रही है और डेंगू के लिए यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी जारी किया गया है, ताकि अगर कभी भी ज़रूरत हो तो उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और आपको ये भी बताते चले कि डेंगू के खतरों को लेकर महानगर आयुक्त जो है अब तक 6 डेंगू मरीजों की यहाँ पुष्टि हो चुकी है, जहाँ महानगर आयुक्त ने लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ एक
अभियान चलाया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि लगातार जिले में डेंगू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए यहाँ पर लगातार प्रशासन के द्वारा जो है वो फॉगिंग की जा रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मसूरी की, जहां मसूरी में देर रात को भारी बारिश हुई। भारी बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मसूरी के घंटाघर के पास राजमंडी में भारी भूस्खलन होने से एक मकान खतरे की जद में आ गया। वहीं भूस्खलन के बाद मलबा घर में घुस गया। दूसरी ओर मसूरी मार्ग भी भूस्खलन की चपेट में आने से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी कैंपटी राष्ट्रीय राजमार्ग के पास भारी भूस्खलन होने से मार्ग बंद हो गया, जिससे मार्ग के दोनों ओर सैकड़ों की तादाद पर वाहन फंस गए, जिससे लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों द्वारा जेसीबी से सड़क पर आए मलबा जो है हटाने की कोशिश जारी है, लेकिन मार्ग को खुलने में भी अभी समय लगेगा। तो देखिए ये खबर जो है मसूरी से है, जहां मसूरी में बुधवार से लगातार यहां पर भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो सड़कें हैं वो बाधित हो गई है। सड़कों पर मलबा जो है आ गया है, जिससे गाड़ियों की जो आवाजाही है उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार मसूरी में भारी बारिश की वजह से जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जो लोग हैं वो भारी बारिश की वजह से परेशान हैं। लगातार यहाँ पर बारिश के कारण एक मकान जो है वो खतरे की जद में आ गया। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार यहाँ मसूरी में भारी बारिश ने जो है वो तबाही मचाई हुई है। और मसूरी मार्ग जो है वो भी भूस्खलन की चपेट में आ गया है, जिससे गाड़ियों की जो आवाजाही है उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो लगातार मसूरी में जो है वो बारिश ने यहाँ एक कहर बरपाया हुआ है। लगातार बारिश की वजह से जो जनजीवन है वो पूरी तरह से ठप हो गया है और जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के जो दिनचर्या में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और भारी बारिश की वजह से हम ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे कि किस तरीके से भूस्खलन जो आने की वजह से यहाँ मलबा आ गया है, घर जो है वो बारिश की जद में आ गए हैं, जिससे लोग जो है वो काफ़ी परेशान है। तो पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में बीते बुधवार से हो रही मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते विकास नगर में कई जगह लैंडस्लाइड हो गया है, जिसके चलते मार्ग में आवाजाही बंद हो गई है। कल रात से ही हो रही बारिश के कारण जो है वो कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर भूस्खलन की घटनाएं हुई, जिससे सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई हैं। बारिश के चलते कालसी चक्राता और जजरेड मार्ग पर कई स्थानों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिली है। इससे यात्रियों और स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग को खोलने के लिए लॉनिफ की सहिया की जेसीबी मशीनों को तैनात किया गया है, लेकिन स्थिति को सामान्य करने में अभी समय लग सकता है। तो देखिए यहाँ विकास नगर में भी लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से यहाँ जो मलबा है वो सड़कों पर आ गया है, जिसकी वजह से जो सड़कें हैं वो बाधित हो गई हैं। और विकास नगर में कई जगह जो है वो भूस्खलन हुआ है और रास्ते बंद हो गए हैं, जिसको जेसीबी के माध्यम से जो रास्ते हैं उसको सुचारू रूप से उसे बाधित किया जा रहा है। और भूस्खलन के चलते जो आवाजाही जो है वो बंद हो गई है। मार्ग जो है बंद होने से जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि उनको डेली जो आने जाने में उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो जेसीबी के माध्यम से जो सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, उनको सुचारू यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि फिर से जो लोग हैं यहाँ पर वो आ जा सके। क्योंकि लगातार यहाँ बारिश जो है वो बुधवार से ही हो रही है। बुधवार से ही यहाँ पर लगातार जो बारिश हो रही है, जिस वजह से रास्ते पे मलबा आ गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जो स्थानीय लोग हैं उनके आवाजाही में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
उत्तरकाशी राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने हर्षिल में आयोजित वाइब्रेंट विलेज परिचर्चा सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस दौरान सम्मेलन में सीमांत क्षेत्र में हो रहे उल्लेखनीय बदलाव के साथ ही इस इलाके के एक अनोखे सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश की झलक देखने को मिली। इस आयोजन में विभिन्न विभागों के साथ ही स्वयं सहायता समूहों और किसानों के द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में खेती, बागवानी, पर्यटन और स्वरोजगार के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य और संभावनाओं को प्रदर्शित करने के साथ ही स्थानीय ग्रामीणों और महिलाओं के उल्लेखनीय प्रयासों और सामर्थ्यों को भी प्रदर्शनी के रूप में सामने रखा गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए खेती किसानों के तौर तरीके में हो रहे बदलाव की बारीकी से जानकारी दी और सेब उत्पादकों से भेंट की। इसके साथ ही राज्यपाल ने इस क्षेत्र में उत्पाद सेब की विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी देखी है और उनकी प्रशंसा भी की है। इस मौके पर पारंपरिक वेशभूषा में सुखी गांव से आई महिलाओं और अन्य ग्रामीणों ने फूल और ऊनी अंग वस्त्र भेंट कर राज्यपाल का भव्य स्वागत किया है। यहाँ पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट के द्वारा भी राज्यपाल को गंगोत्री मंदिर की प्रतिकृति जो है वो भेंट की गई है। हर्षिल के इलाके का 2 दिन का भ्रमण किया और यहाँ पर आकर हर एक वाइब्रेंट विलेज को मैंने विजिट किया है और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा आनंद आया है जादू में जाकर कि किस प्रकार इसका पुनर्निर्माण करेंगे, किस प्रकार वहाँ पर होम स्टे और टूरिज़्म को लेके आएंगे और इसके अलावा जितने हमारे वाइब्रेंट विलेजेस हैं किस प्रकार उसके अंदर में एक नई वाइब्रेंसी और नए प्रकार से किस प्रकार कार्य करेंगे। हर्षिल में आकर अत्यंत खुशी हुई कि यहाँ के सेब, यहाँ के राजमा, यहाँ की महिलाएं, हमारे यहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने आप में बिल्कुल ही अलग स्टैंडर्ड के। आज यहाँ पर एक एप्पल का फेस्टिवल बनाया गया, हर्षिल के हर एक नागरिक के साथ संवाद किया गया, तो आज देखकर इतनी खुशी हुई कि यहाँ पर प्रकृति का कितना आशीर्वाद है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।